हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 49 और क्लास 9। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है एक पोयम दी गई है आपको, बट वो पोयम के अंदर, मतलब एक पोयम के अंदर आपको एक स्टोरी दी गई है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसकी जो हेडिंग है वो क्या है? A Legend of the Northland। A Legend of the Northland ये क्या है? इज़ अ बैलेड। बैलेड का मतलब होता है कि जब आपको किसी स्टोरी को छोटे छोटे स्टैंजाज में दिया गया हो, ठीक है, और समझाया गया हो। ओके, सो यहाँ पे हम लेजेंड का मतलब होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कल्चरल या फिर हिस्टोरिक, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अभी इस पोयम को पढ़ेंगे, इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। सो इसमें आपको सबसे पहले बोला गया है कि अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बैलेड क्या होता है, कि अ बैलेड इज़ अ सॉन्ग नैरेटिंग अ स्टोरी। एक तरीके का सॉन्ग होता है जो कि एक स्टोरी को नैरेट करता है शॉर्ट स्टैंजाज में, ठीक है। जैसे आप पोएम भी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं ना कि सॉन्ग की तरह उसे रीड किया जाता है। ओके, लाइक दैट। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि दे आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। आपने देखा होगा कि अगर कभी आप गांव गए हों, ठीक है, किसी रूरल एरिया में गए हों, खैर अर्बन एरिया में भी आप देखते हैं जब शादियां होती हैं तो कुछ ऐसे फोक डांस, फोक सॉन्ग सुनने को मिलते हैं आपको, जो बहुत पॉपुलर होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिलते हैं। सो यहाँ पे भी आपको यही बोला गया है कि दे आर अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर। ये फोक कल्चर के पार्ट हैं और पॉपुलर कल्चर, ठीक है, जो भी कल्चर आपका पॉपुलर है, ठीक है, उसमें क्या क्या जो स्टोरीज़ हैं जो चलती आ रही हैं एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच रही है ओरली, मतलब इसका रिटर्न में कुछ भी वो नहीं है प्रूफ, लेकिन हाँ ओरली, जैसे आप भी अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसी स्टोरीज सुनते होंगे जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सुनी होंगी। उसके बाद बोला गया कि दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु angered Saint Peter because of her greed. So let's read it। यहाँ आपको बोला गया है कि इस पोएम में नरेट किया गया आपको, दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक ओल्ड लेडी का जो है यहाँ पे स्टोरी डिस्क्राइब की गई है, जिसमें क्या होता है कि सेंट पीटर जो है उससे गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, उसके लालच की वजह से। ग्रीड का मतलब होता है लालच, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। चलिए इसे पढ़ते हैं। इस आपको बहुत देखने को मिलेगा कि ये थोड़ी जो है लॉन्ग है, इसे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। यहाँ पे बोला गया है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, मतलब बहुत दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब जो दिन के आवर्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर्स, और जो सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, उसमें जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। जैसे आप भी देखते हैं कि आपके यहाँ पे जो विंटर्स होती है उसमें दिन छोटे और रात लंबी होती है, और जो गर्मियाँ होती हैं उसमें दिन लंबे होता है और रात जो है वो छोटी होती है, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ लैंड में, अब नॉर्थ पोल का इलाका है तो वहाँ पे जो विंटर्स हैं रातें ज़्यादा ही लंबी होती हैं यहाँ के मुकाबले। उसके बाद बोला गया है कि that they cannot slip them through where they harness the swift reindeers to the sledge when it snows। अगर आप सेकेंड पिक्चर देखें तो इसमें आपको शो भी किया गया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आगे एनिमल है और पीछे एक स्लेज है, ठीक है, जिसको यहाँ पे क्या किया गया है, दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बोला गया है कि दे
दैट दे कैन नॉट स्लिप दैम थ्रू। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि रात लंबी है तो पूरे दिन आप सोते ही रहो, पूरी रात सोते रहो। दिन अगर छोटा है तो आपको वो लोग क्या करते हैं कि दिन में तो काम करते हैं, रात के भी कुछ आवर्स होते हैं जिसमें वो काम करते हैं, ठीक है। तो पूरी रात सो नहीं सकते क्योंकि रातें बहुत लंबी होती है। वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर्स टू द स्लेज when it snows and the children look like bears cub it in their funny furry clothes। यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे लगते हैं, बियर्स कब्स की तरह। बियर कब्स मतलब क्या होता है कि बियर मतलब भालू और कप्स मतलब जो बियर के बच्चे होते हैं, ठीक है, यंग वंस होते हैं। तो उनकी बात की गई है कि जो बच्चे हैं वो कैसे लगते हैं, वहाँ के जो इंसानी बच्चे हैं उनकी बात हो रही है, वो ऐसा लगता है कि जैसे भालू के बच्चे हो। क्यों? क्योंकि इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, जो उनके कपड़े होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि उनके क्लॉथ्स ही ऐसे होते हैं, फरी होते हैं और थोड़े फनी टाइप के होते हैं। ओके, उसके बाद बोला गया है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। यहाँ पे बोला गया है कि वहाँ पे बच्चों को सुनाई जाती है उनके पेरेंट्स के थ्रू। दे यूज़ किया गया पेरेंट्स के लिए, जो बड़े हैं उनके लिए, जो बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, जो कि उन्हें क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट दिस ट्रू, तो जो स्टोरी लिख रहे हैं या लिख रही हैं वो कहती हैं कि इस स्टोरी पे मैं बिलीव नहीं कर, जो नैरेटर हैं इसकी, ठीक है, वो है फीमेल। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक फ़ीमेल है। सो ये कहती हैं कि मैं इस बात को बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ ये स्टोरी सुनाई जाती है। सो इसमें बोला गया कि एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन हाँ आप इस टेल से, मतलब ये जो सुनाई जाती है स्टोरी, इससे एक लेसन सीख सकते हैं। वो लेसन क्या है वो ही हम सीखेंगे इसमें और जानेंगे। वंस, अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, मतलब एक बार की बात है जब एक बहुत अच्छे सेंट पीटर जो है वो रहते थे कहाँ पे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब इस धरती पे रहते थे, तब की बात की गई है। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ पे पिक्चर दी गई है आपको। प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब होता है, जैसे कि आप भी देखते हैं किसी भी आप जो है किसी भी कल्चर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छी स्टोरी सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। किसी भी आप कल्चर में देखें, किसी भी या फिर रिलीजन में देखें, तो वो क्या करते थे, जगह जगह जाते थे और प्रीचिंग करते थे। प्रीचिंग मतलब एक तरीके से कथा सुनाना, कहानी सुनाना, ठीक है, और अच्छे जो वैल्यूज़ है उसको सिखाना जगह जगह जाके, ठीक है। तो आपने अपने किसी भी आप धर्म में देखिए, किसी भी कल्चर में देखिए, आपको हर जगह अच्छे लोग दिखेंगे जो मतलब ऐसे, जैसे मंदिरों में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, ठीक है, चर्च में चले जाइए, तो आपको सब जगह कोई ना कोई मिलेगा। कहीं पंडित जी मिलेंगे, कहीं जो आपको जो है मौलवी मिलेंगे, और कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो फादर होते हैं वो मिलेंगे, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस देते हैं, ठीक है। सो यही बोला गया है। जस्ट एज ही डिड यू नो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। सो इसके बाद आपको बोला गया कि अब क्या होता है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो ऐसे ही, मतलब जैसे कि ये ज्ञान बांटते हुए इधर से उधर धरती पे जो है विचरण कर रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बार वो कहाँ पे आते हैं, कॉटेज जो है उसके डोर पे आते हैं, उसके दरवाजे पर आते हैं। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब धरती जो है उस पर विचरण कर रहे होते हैं, जगह जगह घूम रहे होते हैं, ठीक है, और ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे होते तो वो एक कॉटेज के सामने पहुंचते हैं, उसके डोर पे। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। तो वहाँ पे एक छोटी वुमेन थी, ठीक है, एक छोटी औरत थी, वो क्या कर रही थी, वो केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ का मतलब होता है जो भट्टी होती है ना, या फिर जैसे आप कह सकते हैं अवन, ठीक है, जहाँ पे केक जो है उन्हें बनाया जाता है। सो ऐसे ही वो भी जो है केक्स को बना रही थी। एंड बीइंग फेंट वॉज फास्टिंग, यहाँ पे क्या बोला है कि एंड बीइंग फेंट एंड
सॉरी विद फास्टिंग, यहाँ पे जो सेंट थे, सेंट पीटर, वो क्या था, उन्होंने एक तरीके से फास्ट रखा हुआ था, मतलब उन्होंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया था। अब जगह जगह घूम रहा है, कहीं पे कुछ मिलेगा, कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग एक तरीके से वो थोड़े से हेल्थ से वीक थे। सो उनको कुछ खाने को नहीं मिला था और उन्हें भूख भी लगी थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसके केक के स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, और उससे केक के लिए पूछते हैं, उस वुमेन से पूछते हैं टू गिव हिम अ सिंगल वन। वो कहते हैं कि मुझे कोई एक केक दे दो। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। अब वो जब जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका केक का स्टोर है उस फीमेल का, और वो बहुत सारे केक बना के उसने रखे हुए हैं शेल्फ पे। तो वो सोचता है कि जो है मैं तो एक ले ही सकता हूँ, तो वो यही कहता है कि मुझे एक सिंगल वन जो है वो दे दो। सो यहाँ पे क्या होता है कि he asked her from her store of cakes to give him a single one. So she made a very little cake, but as it is baking lay, she looked at it and thought it seemed टू लार्ज टू गिव अवे। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला, तो जो वुमेन थी उसने सोचा अच्छा देना है, क्योंकि ये एक तरीके से सेंट पीटर हैं, ठीक है, एक तो यहाँ पे वो देने के लिए तो रेडी हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि वो सोचती है एक छोटा सा, बहुत वेरी लिटिल केक, तो वो एक बहुत लिटिल केक, बहुत छोटा सा केक बनाती है और सोचती है कि मैं इसे दे दूँ, ठीक है। बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट, वो उसे देखती है जब वो बन जाता है, तैयार हो जाता है, एंड थॉट इट सीम्ड, और उसे देखती है तो उसे क्या थॉट आता है, क्या विचार आता है, टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब इसको देना, उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है, अभी ये बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ। देयरफॉर शी नीडेड अनादर। अब नीडेड का मतलब होता है कि जो आपकी मम्मी आटा गूंथती है तो एक डो बनता है ना, उसको नीडेड बोलते हैं। तो वो क्या करती है, वो दोबारा जो है देयरफॉर शी नीडेड अनादर, वो एक और डो बनाती है, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, ठीक है, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, फिर उससे एक छोटा सा, उससे भी छोटा, जो उसने पहले बनाया था उससे भी छोटा एक और केक बनाती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैज़ डन। तो वो क्या हैड डन, यहाँ पे क्या बोलती है कि ये तो जो है पहले जो बनाया था उसी की तरह ये भी बहुत बड़ा बन गया है, बल्कि वो उससे साइज़ में छोटा होता है, पर उसे लगता है नहीं ये भी अभी बड़ा है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer। अब वो क्या करती है, वो मतलब जो डो बचा होता है उसमें से क्या करती है, उसमें से जैसे कि रोटी के लिए आप लेते हैं ना और उसको अच्छे से रोल करते हैं, तो एक पतला सा बहुत थिन सी रोटी होती है, कितनी पतली, ठीक है, केक तो थोड़ा मोटा होता है, तो वैसे बहुत पतला सा जो है एक तरीके से वेफ़र की तरह बनाती है, जैसे चॉकलेट का वेफ़र होता है बहुत पतला सा, ऐसे रोल करके उसे बना देती है एक केक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि बट शी कुड नॉट पार्ट विथ डैड। अब वो अभी, पार्ट का मतलब होता है गिव अवे, मतलब वो अभी भी नहीं देना चाहती, उसे लगता है कि अभी भी ये जो है बड़ा है। आप देख सकते हैं पहले उसने बड़ा बनाया, फिर उसे लगा ये बड़ा है तो उसने और छोटा बनाया, उसके बाद उसने वेफर की तरफ बहुत पतला सा थिन जो है बनाया, उसके बाद भी उसे लगा कि नहीं मैं अभी भी नहीं दे सकती क्योंकि ये अभी भी बहुत बड़ा है, ठीक है। After this, for she said, my cake that seemed too small when I eat of them myself। कहती है कि जब, अब वो अपने आप से बात करती है, वो कहती है कि जब इस केक को मैं खुद खाती हूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत छोटा है, स्मॉल लगता है, ठीक है, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे। और कहती है लेकिन जब मैं इसे किसी को देती हूँ तो मुझे क्या लगता है कि ये बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, मतलब वही चीज़ जब मुझे खानी है तो मुझे छोटी लग रही है, पर किसी और को देनी है तो मुझे लग रहा है कि कितना बड़ा हिस्सा है जो मैं किसी और को दे रही हूँ। ओके, सो शी पुट दैम ऑन द शेल्फ, और वो धीरे धीरे क्या करती है, इन तीनों को ही अपने शेल्फ पे रख देती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब जो सेंट पीटर उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि उन्हें लगी थी भूख, ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि इतने सारे केक में से आप मुझे एक छोटा सा केक दे दीजिए। और उन्होंने क्या किया कि 1 बाय 1 3 बार उन्होंने केक बनाया और उसमें से एक भी नहीं दिया, एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं दिया उसका, ठीक है। तो उन्हें गुस्सा आ गया कि मैं अभी वीक हूँ, मुझे भूख लगी है और ये ऐसे मजाक कर रही हैं, ठीक है, मतलब इतनी ग्रीडी वूमेन है। 4
ही वॉज हंग्री एंड फैंट एंड श्योरली सच अ वूमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। प्रोवोक मतलब एक तरीके से आप जो है किसी को प्रोवोक करें और गुस्सा दिलाएं, ठीक है, उसका गुस्सा बढ़ाएं। तो यहाँ पे वो क्या करती है, फीमेल यही करती है कि उन्हें भूख लगी थी और उन्हें प्रोवोक करती है। एज ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्विल इन अ ह्यूमन फॉर्म। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो। अब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं हो कि ऐसे सेल्फिश इंसान की तरह, ऐसे सेल्फिश ह्यूमन की तरह इस धरती पे रहो, ठीक है। तुम बहुत ग्रीडी हो, बहुत लालची हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें खाने को खाना, शेल्टर और जो है शरीर को गर्म रखने के लिए जो फायर है वो मिली है, क्योंकि सर्द इलाके जो होते हैं वहाँ पे हम आग जला के रखते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा जब सर्दियाँ आती है तो आप भी शायद ऐसा करते होंगे, ठीक है, कि जो अपने हाथ है उन्हें गर्म करने के लिए और पैरों को गर्म करने के लिए मम्मी जो है तैयार करती होंगी फायर, ठीक है। सो यहाँ पे भी वो कहते हैं कि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें खाने को खाना, शेल्टर रहने को मतलब घर और फायर मिले अपने शरीर को गर्म करने के लिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब वो कहते हैं कि अब तुम जो हो कैसी हो जाओगी, अब तुम चिड़ियाओं की तरह बन जाओगी जो कि क्या करती है, नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू, जैसे चिड़ियाएँ होती हैं ना, ठीक है, या फिर जो भी पक्षी होते हैं वो सब क्या करते हैं कि अपने जो हर चीज़ होती है, अपना घर, खाने के लिए, वो सब बहुत ढूंढ के और फिर अपनी लाइफ को जो है सेटल करते हैं। ओके, एज शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। यहाँ पे बोरिंग का मतलब वो बोरिंग नहीं है कि बोर हो जाना है। यहाँ पे बोरिंग का मतलब है कि जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, अपने खाने को एक तरीके से, जैसे कि अगर उससे ढूंढना है तो वो लकड़ियों में, जैसे वुड पीकर है इसमें तो उसको वुड पीकर में चेंज कर देता है वुमेन को। तो वो क्या करती है कि जो वुड पीकर होती है वो जो वुड होती है उसमें क्या करती है, छेद करती है और उसमें से खाना ढूंढती है। अपना जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें लेती है और खा लेती है, ठीक है। तो लेकिन वो उसे ढूंढना पड़ता है जो कि उसे ईजिली नहीं अवेलेबल होता है। ओके, सो यहाँ पे यही बोलते हैं कि Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring। मतलब वो जो छेद है, ठीक है, by boring and boring कि ढूंढ ढूंढ के तुम्हें खोजना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, उस मतलब सूखी लकड़ी में और जो कि मजबूत होती है, ठीक है, हार्ड होती है। देन अप सेट वेंट थ्रू द चिमनी। अब क्या होता है कि यहाँ तक वो कहते हैं कि तुम भी जो है एक तरीके से वुड पीकर उसे कर्स कर देते हैं, एक श्राप दे देते हैं, ठीक है। देन अप सेट वेंट थ्रू द चिमनी। अब क्या होता है कि वो जो फीमेल है वो चिमनी के थ्रू उड़ जाती है, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एक भी शब्द नहीं गाती है। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पीकर। और जब वो नीचे से मतलब चिमनी से निकलती है तो वो वुमेन होती है, पर जब ऊपर से निकलती है तो वो एक वुड पीकर में चेंज हो जाती है, एक चिड़िया बन जाती है, ठीक है, एक बर्ड बन जाती है और वो होती है वुड पीकर। फोर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अब स्कारलेट कैट मतलब होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक रेड कलर होता है, ठीक है, एक बहुत अच्छा रेड कलर होता है जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसे हम स्कारलेट कहते हैं, ठीक है। तो स्कारलेट में उसका जो कैप है उसके सर पे होती है। तो जब वो वुड पिकर चेंज हो जाती है तो उसके सर पे ऐसे करके रेड कलर का जो है एक स्कारलेट कैप बन जाती है, एक टोपी की तरह। ओके, एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। और उस कैप के अलावा बाकी जो है वो क्या होता है, मतलब वो कैप उसके सर पे रहती है और बाकी सब जो है वो क्या होता है, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। जैसे कि कोल होता है ना, कोयला जलता है जब आग में तो क्या होता है कि वो सब धुआं धुआं होकर हवा में उड़ जाता है, वैसे ही वो भी यहाँ पे क्या होता है कि उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो सब क्या होते हैं, जल जाते हैं और जल के हवा में एक तरीके से क्या होता है उसकी राख बन के जो है उड़ जाते हैं। ओके, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड। और यहाँ पे मतलब जितने भी बच्चे हैं स्कूल के और वैसे वो सब क्या करते हैं, वो उसे देखते हैं कि हाँ वो अपना खाना जो है वो क्या करती है, वुड में ढूंढती है, ठीक है। और जगह जगह जो है आप देखें, अगर वुड पिकर को आपने नहीं देखा तो आप टीवी में देख सकते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया जाता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वुड पिकर कैसे दिखती है और अपने खाने को कैसे ढूंढती है, ठीक है। वो लकड़ियों में जो पेड़ होता है उनकी लकड़ियों में छेद करती है और उसमें से अपने खाने को ढूंढती है।
वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। मतलब वो अपने खाने को जगह जगह ढूंढती है, ठीक है, और पेड़ जो हैं उनके जो तने होते हैं और जो उनके स्टेम्स होते हैं, ब्रांचेस, उसमें छेद करती है जिससे वो अपने खाने को ढूंढ सके। सो ये जो आपकी स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी थी। ये लिखी किसने है? ये लिखी फीबी कैरी ने। आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी दिया गया है कि फीबी कैरी ने इस जो स्टोरी है इसको लिखा है। मीन्स ये पोयम लिखी है एक तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं कि हाँ, एक पोयम के अंदर उन्होंने एक स्टोरी समझाई है, आपको बताई है, ठीक है, जिसे आप एज अ सॉन्ग भी जो है प्ले कर सकते हैं, मतलब एज अ सॉन्ग जो है इसको गा भी सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको गिवन है कुछ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर हम जो है एक साथ करेंगे, मीन्स क्वेश्चन समझेंगे और उसके साथ सभी आंसर्स करेंगे। यहाँ पे आपको ABCDEFGH, ठीक है, सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको सबसे लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है, जो आपको हमेशा दिया जाता है, CAB मैसेज। इसमें आपको आज बोला गया है कि वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली। अपने हाथों को सोप से और पानी से अच्छे से धुलें और रोज़ धुलें, ठीक है, ये एक अच्छी आदत भी है। और उसके अलावा अगर आप इसे अपनी हैबिट में एक तरीके से डाल लेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव करना आ जाएगा। हमें लगता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हैंड वॉश करने से शायद कहाँ जाती हैं, बट ऐसा नहीं है। हैंड वॉश करने से, अपनी बॉडी को क्लीन रखने से आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, बहुत तरीके की ऐसी बीमारी है जिनसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो ये पोयम, ये स्टोरी आप कहेंगे, ठीक है, जो फीबी कैरी ने आपको सुनाई है, बताई है, इसका मेन एम यही है आपको बताने का कि जो वुमेन थी, जो ग्रीडी वुमेन थी, ठीक है, एक तरीके से वो बहुत लालची थी। क्यों थी वो बहुत लालची? उन्हें लग रहा था कि मैं जो है सबसे कम, बहुत कम पार्ट वाला जो केक है वो दूं, पर उन्हें हर केक बड़ा लग रहा था जब उन्हें देना था। अपने खाने के लिए वो छोटा लग रहा था पर दूसरों को देने के लिए बड़ा लग रहा था। सो हमें इतना ग्रीडी नहीं होना, इतना लालची नहीं होना है। इस स्टोरी का मेन एम यही है आपको बताना कि नॉर्थ लैंड जो है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पे कैसे लिविंग स्टाइल है, और पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि आपको दूसरों के लिए जो है हमेशा जो है अच्छा भाव रखना है कि हाँ, मैं दूसरे की मदद करूँगा या करूँगी तो शायद वो भी मेरी मदद कर सकते हैं भविष्य में जब मुझे ज़रूरत होगी। ओके, सो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको पोएम रीड करने के बाद जो भी आपको क्वेश्चंस दिए आंसर बताने इनके। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ लैंड, विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट। यहाँ पे आपको बोला गया है कि वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ लैंड, नॉर्थ लैंड का क्लाइमेट कैसा है। विच लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट, और कौन सी लाइन्स है जो हमें इसके बारे में बताती हैं इस पोएम में। आंसर इज द नॉर्थ लैंड इज़ अ कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन नियर द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ लैंड है वो नॉर्थ पोल के पास का एरिया है, ठीक है, जो कि स्नो से हमेशा कवर रहता है। और उसके अलावा आपको बोला गया कि हेयर द डेज आर शॉर्टर, जहाँ पे दिन छोटे होते हैं, एंड द नाइट्स आर लॉन्गर, रातें लंबी होती हैं। एज अ रिज़ल्ट देयर आर वेरी फ्यू आवर्स इन अ डे। इसकी वजह से क्या होता है कि जो दिन है उसमें बहुत कम आवर्स होते हैं, बहुत कम जो है आप आवर्स देखेंगे। दीज लाइन्स इन द पोएम, यहाँ पे कौन सी लाइन्स है आपको पूछा गया है ना। सो दीज लाइन्स इन द पोएम टेल्स अबाउट इट, ठीक है, टेल्स अबाउट इट क्या है। दीज लाइन्स इन द पोएम टेल्स अस अबाउट इट वेयर द hours of the day are few and the nights are so long in the winter. Okay, so ये आपको पोएम में गिवन लाइन है, वो भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के शो की है। ओके, आपको ये आंसर पूरा ऐसा ही लिखना है, इसमें कुछ भी मैं कट करने को नहीं बोलूँगी क्योंकि ये आपका परफेक्ट और अच्छा आंसर है। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर। वो कॉटेज क्यों गए थे सेंट पीटर, और उसके अलावा वहाँ पे उन्हें कौन मिला। सो यहाँ पे आपका आंसर है सेंट पीटर वॉज अ मैन हु यूज टू प्रीच एवरीवन। सेंट पीटर एक ऐसे जो इंसान थे, ठीक है, जो कि क्या करते थे, हर किसी को प्रीच करते थे, ठीक है। वॉज अ मैन हु यूज टू प्रीच एवरीवन, जो हर किसी को प्रीच करते थे।
These lines in the poem tells us about it where the hours of the day are few and the nights are so long in the winter. So ये लाइन आपको पूछा गया है कि कौन सी लाइन कह रही थी. सो यहाँ पे आपको ये लाइन्स गिवन है जो कि बता रही थी. ठीक है, इसके बारे में जो आपको पूछा गया कि क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड कैसा होता है. ओके, सो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मीट देयर. सेंट पीटर जो है वो कॉटेज क्यों गए थे और उसके अलावा उन्हें वो वहाँ पर कौन मिला था. आंसर इज सेंट पीटर वॉज अ मैन हु यूज टू प्रीच एवरीवन. सेंट पीटर एक ऐसे जो है मैन थे जो कि प्रीच करते थे हर किसी को. प्रीच मतलब एक तरीके से ज्ञान की बातें बताते थे. ठीक है, वैल्यूज़ और जो है कथाएँ ये सब सुनाते थे. ओके, उसके अलावा है कि सेंट पीटर वॉज वेरी हंग्री एज ही डिड नॉट हैड फूड फॉर द होल डे. उन्हें पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिला था और बहुत भूखे थे. सो ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन्स कॉटेज इन सर्च फॉर फूड. तो वो एक ओल्ड वुमेन जो है उसके कॉटेज में गए थे. क्यों? फूड के लिए. ओके, सो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सी. सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू. ओल्ड लेडी ने क्या किया था. ठीक है, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू. आंसर इज शी थॉट दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव टू द सेंट. उसे लगा कि सेंट पीटर को जो है केक देना जो है वो सही नहीं होगा क्योंकि वो केक बहुत बड़ा है. सो शी मेक अनदर स्मॉलर वन फॉर हिम. तो उसने एक और केक बनाया उनके लिए. देन शी मेड अनदर केक बट दैट वॉज ऑल्सो बिग सो शी डिड नॉट गिव दिस टू हिम. उसने फिर से बनाया, देन फिर उसे वो भी बड़ा लगा, उसने फिर से बनाया और उसे लगा कि वो तीनों ही बहुत बड़े हैं तो उसने उन्हें केक नहीं दिया. देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी. वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड. इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है और अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी. लेजेंड क्या है? एक ट्रेडिशनल स्टोरी है. सो यहाँ पे आंसर है अ लेजेंड इज़ एन ट्रेडिशनल स्टोरी एंड पॉपुलर सेमी ट्रू स्टोरी demonstrating human values. It is considered to be historical with mythical qualities. This poem is called a legend because the poet himself says that he does not believe this tale to be true. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लेजेंड, अ लेजेंड इज़ अ ओल्ड ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर सेमी ट्रू स्टोरी. सेमी ट्रू स्टोरी मतलब इसे मतलब सच माना जाता है पर पूरी तरीके से तथ्य नहीं है कि सच ही है. ठीक है, सो सेमी ट्रू थोड़ा बहुत इसमें से जो है सच माना जाता है और कुछ चीज़ें जो है सच नहीं मानी जाती हैं. सो सेमी ट्रू बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि इसका कुछ लिखित में या फिर कुछ वैसा प्रूव नहीं है कि ये सच है कि नहीं. सो इस अकॉर्डिंग आपको बोला गया कि एक ट्रेडिशनल और पॉपुलर स्टोरी है जिसे सेमी ट्रू स्टोरी कहेंगे और जो डेमोन्स्ट्रेट करती है ह्यूमन वैल्यूज़. मतलब ये बताती है कि ह्यूमन वैल्यूज़, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ को लोगों को बताती है और एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन टू सेकंड जनरेशन ऐसे ही क्या करती है? पास करती है इस वैल्यू को. ठीक है, कि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं और पॉजिटिविटी जो है बढ़े. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हिस्टोरिकल विद मिथिकल क्वालिटीज़. ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये एक ऐतिहासिक है और मिथिकल क्वालिटीज़ है इसमें. दिस पोएम इज़ कॉल्ड द लेजेंड बिकॉज द पोएट हिमसेल्फ सेज दैट ही डज़ नॉट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू. तो यहाँ पे जो पोएट है वो खुद भी कहता है कि ये स्टोरी ट्रू है या नहीं है. इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा पर मुझे ये ट्रू नहीं लगती है, मैं नहीं मानता. पर हाँ, ह्यूमन वैल्यूज़ की वजह से वो स्टोरी को बता रहे हैं. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है देयर आर मैनी पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. फ्यू, थ्रू, स्नोज, क्लॉथ्स, ट्रू, यू, फाइंड मोर फ्रॉम द पोएम. अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे फ्यू और थ्रू, तो आप बोलेंगे मैम इसकी स्पेलिंग तो एक जैसी नहीं है, तो ये कैसे राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं. ठीक है, मोस्टली उनके जो एंड वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं तो वो ज़्यादा ईजिली बन जाते हैं सुनने में एक जैसे. बट कभी कभी क्या होता है कि देखने में वो एक जैसे नहीं लगते पर सुनने में एक जैसे लगते हैं. ठीक है, वो फिनेटिक्स जो बच्चे अच्छे से समझते हैं उन्हें ये बात अच्छे से समझ आएगी जिन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, और जनरली अगर मैं आपको कहूँ तो इतना सुन लीजिए कि
जो सुनने में एक जैसे लगते हैं उन्हें आप राइमिंग वर्ड्स कहेंगे, ठीक है, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। जैसे ओके, सो यहाँ पे आपको स्नोज, क्लॉथ्स, ट्रू, यू सुनने में एक जैसे लग रहे हैं एंड में, सो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं। ऐसे ही आंसर में आपका है विंटर, रिंडर, बिलो, नो, अर्थ, हर्थ, डन, वन, ले, अवे, फ्लैट, डैट, माई सेल्फ, सेल्फ, फेंट, सेंट, फॉर्म, वॉर्म, फूड, वुड, वर्ड, बर्ड, सेम, फ्लेम। सो ये देख लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको पेयर्स में लिख के शो किया है, ठीक है, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर एक दो वर्ड्स जो है अगर पोएम में छूट गए हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया क्वेश्चन एफ में, व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव, कौन सी पनिशमेंट उसे मिली थी, ठीक है, मतलब कौन सा श्राप मिला था, कौन सा कर्स मिला था। सेंट पीटर गॉट एंग्री एज अ लेडी डिड नॉट गिव हिम द केक, सेंट पीटर गुस्सा हो गए थे क्योंकि उस लेडी ने उन्हें खाने को जो है केक नहीं दिया था। सो ही गेव हर अ कर्स, सो उन्होंने क्या किया, एक कर्स दिया, एक श्राप दिया, दैट शी वुड नेवर गेट फूड एंड विल ऑलवेज पैक्स वुड लाइक अ वुड पीकर। तो उन्होंने बोला कि एक वुड पीकर की तरह जो वुड है वो तो पैक करोगी। ओके, सो उन्होंने एक तरीके से उसे श्राप दिया था कि अब जो है वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम। पोएम पढ़ाते वक्त ही मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, गिव अवे इन द इज़ द सिनोनिम ऑफ पार्ट इन द पोएम, ठीक है, क्योंकि वो देना नहीं चाहती थी एक भी हिस्सा, पार्ट मतलब एक भी हिस्सा, जिसका मतलब है गिव अवे, जो एक भी हिस्सा नहीं देना चाहती थी सेंट पीटर को, ठीक है, अपनी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ग्रीडी थी तो वो उसकी वजह से। देन लास्ट क्वेश्चन इज, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्डर पर्सनस इन फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर्स, इफ़ पॉसिबल फाइंड आउट अबाउट लेजेंड्स इन योर लैंग्वेज और कल्चर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, रिमेंबर टू वियर अ मास्क एंड मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू देम। आपको बोला गया है कि आपको अपने घर वालों से क्या करना है, अपने फैमिली मेम्बर से, ठीक है, फैमिली से, कम्युनिटी मेम्बर से, ठीक है, जिससे हो सके उसे पूछना है किस बारे में, अपनी जो लैंग्वेज और कल्चर है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको बोला कि फाइंड आउट अबाउट लेजेंड्स, उन लेजेंड्स के बारे में बताना है जो कि आपकी लैंग्वेज या आपके कल्चर में हो, और शेयर करना है अपने दोस्तों से और अपने टीचर से। उसके अलावा बोला गया कि आपको याद रखना है कि आप मास्क पहन के और डिस्टेंस मेंटेन करके ही उनसे बात करेंगे और उनसे इस बारे में पूछेंगे। सो मैंने आपको आंसर जो है एक लाइन में, एक सेंटेंस में लिख के बताया, आप भी अपने आंसर को ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको अपने कल्चर और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताना है। जैसे मैंने आंसर लिखा कि श्री राम एंड श्री कृष्ण एक्सेट्रा आर द लेजेंड्स इन आर लैंग्वेज और कल्चर, कि श्री राम और श्री कृष्ण क्या है, लेजेंड्स है हमारे लैंग्वेज या हमारे कल्चर में। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। जैसे मैंने श्री राम और श्री कृष्ण लिखा है, ठीक है, लेजेंड्स बोला गया तो एटलीस्ट आपको 2 तो लिखने ही है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। और आप जो भी जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप उस कल्चर में जो भी लेजेंड्स रहे हों, जिन्होंने आपके जो कल्चर के लिए बहुत काम किया हो, ठीक है, सो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, सो उनके नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना, बाकी सारा सेंटेंस यहाँ पे सेम ही होगा, ठीक है, बस यहाँ पे नेम चेंज हो जाएंगे। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट, लाइक, शेयर करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके।